हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंबाइंड एम्स का जो क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से स्पेशली जो इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो इमेज बेसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करूँगा। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम इमेज तो दिखाएंगे आपको, इसके साथ ही उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और इसके साथ ही जो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आपके पास जो एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के अंदर आपका जो सिंपल सा क्वेश्चन होगा वो ये होगा, आइडेंटिफाई दिस इमेज। उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये जो डायग्राम है सिर्फ आपको ये दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको पहचानिए। तब आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा करेक्ट आंसर वो आपको टिक करना होगा। तो आपको ये जानना है कि फ्रेंड्स, वैसे आप सब लोग जानते भी होंगे, इसको जो है पिनार्ड फिटोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनार्ड फिटोस्कोप। और इसका जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? इट इज़ यूज टू लिसन फीटल हार्ट रेट इन प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के अंदर फीटल हार्ट रेट को लिसन करने के लिए, यानी सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिनार्ड हॉर्न। इसको पिनार्ड हॉर्न भी कहते हैं। कई बार फ्रेंड्स ऑप्शन के अंदर पिनार्ड फिटोस्कोप नहीं हो करके पिनार्ड हॉर्न होता है। उस कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पिनार्ड हॉर्न। यदि पिनार्ड फिटोस्कोप ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? पिनार्ड हॉर्न जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेज के बारे में। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी कंबाइंड एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया था आइडेंटिफाई दिस इमेज। तो ये फ्रेंड्स आप लोग सब जानते हैं इसको। तो इसको स्ट्रेट मायोसीजर है, इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स, ये वाला जो इमेज है इसके अंदर से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या ये वाला जो डायग्राम आपको एग्जाम के अंदर दे दिया जाता है, फिर इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये जो है आपका, ये क्या सेंट्रल वीनस कैथेटर, क्या है ये फ्रेंड्स? सेंट्रल वीनस कैथेटर। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल लाइन, सेंट्रल वीनस लाइन और सेंट्रल वीनस असेस कैथेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इज ए कैथेटर प्लेस इनटू ए लार्ज वेन। लार्ज वेन के अंदर क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। आप देखे होंगे फ्रेंड्स, जो पेशेंट होते हैं उनके नेक के यहाँ पे आप स्पेशली ज़्यादातर देखते होंगे नेक के यहाँ पे इस प्रकार का जो है लगा हुआ रहता है, जिसको हम सेंट्रल वीनस कैथेटर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दीज आर द कैथेटर आर कॉमनली प्लेस इन द वेन्स इन द नेक, इंटरनल जुगुलर वेन, चेस्ट, सबक्लेविन वेन और ऑक्सिलरी वेन, ग्रोइन, femoral वेन और थ्रो वेन इन दी आर्म, ऑल्सो नोन एज PICC लाइन। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जैसे कि इसको जो है नेक के अंदर भी यूज किया जाता है। नॉर्मली आप नेक के अंदर ज़्यादा देखते हैं, चेस्ट के अंदर सबक्लेविन वेन के यहाँ पे और एक्सिलरी वेन के यहाँ पे, और ग्रोइन एरिया की बात करें तो ग्रोइन एरिया में femoral वेन के अंदर यहाँ पे आप क्या करते हैं? इसको प्लेस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स स्पेशली देखा जाए तो ये क्या ज़्यादातर आप देखते होंगे कि नेक के यहाँ पे प्लेस करते हैं कॉमनली। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कैथेटर कॉमनली 15 to 30 सेंटीमीटर इन दी लेंथ। इसकी जो लेंथ की बात करें फ्रेंड्स, कई बार लेंथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी जो कॉमन जो लेंथ होती है कितनी होती है? 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 15 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नोट कर लीजिए। मेड ऑफ सिलिकॉन पॉलीयूरेथीन एंड हैव सिंगल और मल्टीपल ल्यूमन फॉर इन्फ्यूजन। और जो है फ्रेंड्स ये सिलिकॉन पॉलीयूरेथीन की बनी होती है, सिंगल ल्यूमन भी होती है, मल्टीपल ल्यूमन की होती है। ये यहाँ पे क्या है? मल्टीपल ल्यूमन का जो है सेंट्रल वीनस कैथेटर है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो मोस्ट कॉमनली कैथेटर जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ये जो है ट्रिपल ल्यूमन है और यही मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज कैथेटर फॉर सेंट्रल वीनस असेस, या सेंट्रल वीनस कैथेटर जो यूज़ किया जाता है, या फिर सेंट्रल वीनस असेस के लिए जो कैथेटर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कौन सी पोजीशन है, वैसे आप इसको देख के पहचान सकते हैं इजीली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता होता। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स आपकी जो पोजीशन होती है, लिथोटोमी पोजीशन होती है। और लिथोटोमी जो पोजीशन होती है उसके अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, जो पेशेंट होता है अपनी जो ये बैक आप इसकी देखो, पीठ जो है इसके बल पे लेटा हुआ होता है, और इसका जो हिप और जो नी है वो क्या रहते हैं? फ्लेक्स रहते हैं एट राइट एंगल्स एंड द फिट इन स्ट्रिप। इसके जो फिट होते हैं वो स्ट्रिप के अंदर होते हैं, लेकिन फिट्स इसके अंदर स्ट्रिप के अंदर होते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं पेरिनल वेजाइनल प्रोसीजर प्लेस द क्लाइंट इन द लिथोटोमी पोजीशन, यानी जो फ्रेंड्स पेरिनल और जो वेजाइनल प्रोसीजर होते हैं उसके लिए जो है लिथोटोमी पोजीशन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो फ्रेंड्स इमेज थी ये भी पूछा गया था उसके अंदर, तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपको इमेज दे करके ये पूछा जा सकता है कि इसको आइडेंटिफाई करो, या फिर आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्बुबेग का फुल फॉर्म क्या है। तो अम्बुबेग का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आपको पता भी होगा लेकिन आपको फिर से आपको देख लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है इसका नाम, और कॉमनली यूज टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। यदि एग्जाम के अंदर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रेशर है, तो कौन सा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाता है टू पेशेंट हु आर नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग एडिक्वेटली। इसका जो और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसको बेग वॉल मास्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको बेग वॉल मास्क भी कहते हैं। कई बार यदि ऑप्शन के अंदर आपके पास अम्बुबेग नहीं हो, उस कंडीशन में हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर बेग वॉल मास्क भी दिया हुआ हो, तो भी करेक्ट आंसर बेग ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स इसके अंदर एग्जाम में पूछा गया था कि इस इमेज को आइडेंटिफाई करना था। ये दरअसल वीडियो था, इस वीडियो में बताया गया था कैसे जो है आप ईटी ट्यूब को इंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि ये कौन सा प्रोसीजर है, ये आइडेंटिफाई दिस वीडियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन। इसको पहचानने का जो तरीका है फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे, इसके अंदर ये जो है ईटी ट्यूब है यानी एंडोट्रिकल ट्यूब है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लेरिंगोस्कोप। तो ये लेरिंगोस्कोप की सहायता से, इसमें भी साफ साफ आपको क्लियर दिख रहा है, तो लेरिंगोस्कोप की सहायता से ये क्या कर रहा है, एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन कर रहा है। यानी जो एंडोट्रेकल जो ट्यूब है उसको क्या कर रहा है, अंदर प्लेस कर रहा है, यानी इंट्यूबेट कर रहा है। तो यहाँ पे इस फ्रेंड एंडोट्रेकल ट्यूब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं कुछ कुछ एग्जाम में। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंडोट्रेकल ट्यूब यूज टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। ये तो आप सब जानते हैं कि पेटेंट एयरवे मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। इंडिकेटेड व्हेन ए क्लाइंट नीड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये भी आप जानते होंगे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए ये यूज़ की जाती है। इफ़ द क्लाइंट रिक्वायर एन आर्टिफिशियल एयरवे फॉर लॉन्गर देन 10 to 14 डेज, यानी फ्रेंड्स यदि पेशेंट को आर्टिफिशियल एयर जो है फ्रेंड्स यदि 10 से 14 दिन तक क्या होता है फ्रेंड्स, यदि इफ़ द क्लाइंट रिक्वायर द आर्टिफिशियल एयरवे फॉर लॉन्गर देन 10 to 14 डेज, यानी आर्टिफिशियल एयर की यदि पेशेंट को 10 से 14 दिन से ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ना करके क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी में बी क्रिएटेड टू अवॉइड म्यूकोजल एंड वोकल कोड डैमेज। यानी म्यूकोजल और जो वोकल जो कोड होती है उसके डैमेज को अवॉइड करने के लिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी। यानी 10 से 14 दिन से लंबे, यानी 10 दिन से लेकर के 14 दिन से भी ज़्यादा दिनों के लिए यदि आपको आर्टिफिशियल एयर की ज़रूरत होती है या पेशेंट वेंटिलेशन पे रहता है, उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, नोट कर लीजिए आप। दैट कैन बी यूज बाय द एंडोट्रेकियल, दैट कैन बी कोज बाई द एंडोट्रेकल ट्यूब। एंड जो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि जैसे कि आप यदि एंडोट्रेकल ट्यूब 10 से 14 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हैं, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, म्यूकोजल और जो वोकल कोड का डैमेज हो सकता है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यदि 10 से लेकर के 14 दिन से ज़्यादा दिन के लिए आपको आर्टिफिशियल एयरवे की ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में आपको क्या परफॉर्म करना होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन आ सकता है फ्रेंड्स, ट्रेकियोस्टोमी हो सकती है, एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, ट्रेकियोस्टोमी। उसके कंडीशन में आप क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब है जिसके अंदर जो है एक ये जो बैलून वाली जो है, इसके अंदर आप देख रहे हैं एक के अंदर जो बैलून फुला हुआ है और एक बैलून जो है डिफ्लेटेड है और एक इन्फ्लेटेड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये सिरिंज है, इसकी सहायता से आप इसको फुलाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं जो कि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, उस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एक क्लाइंट है जिसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो रखा है या फिर ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है, उसके बेड साइड में आप क्या रखेंगे। तो आप क्या रखेंगे फ्रेंड्स, आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, अम्बुबेग। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिससिटेशन बैग और अम्बुबेग नीड टू बी केप्ट एट दिस बेड साइड ऑफ ए क्लाइंट विथ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एट ऑल टाइम्स। यानी
जिस पेशेंट के एंडोट्रेक्यूल ट्यूब डली हुई है या फिर ट्रेक्योस्टोमी हो रखी है, उस पेशेंट के बेड साइड में आपको क्या रखना है, रिससिटेशन बैग या फिर अम्बू बैग रखना है। दूसरी चीज़ आपको जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि आप जो है प्लेसमेंट को कंफर्म कैसे करेंगे कि प्लेसमेंट सही हुआ है। तो आप किससे करेंगे फ्रेंड्स, चेस्ट एक्सरे फिल्म से। प्लेसमेंट इज कंफर्म बाय द चेस्ट एक्सरे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है और पूछा भी गया है पिछले एग्जाम के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट प्लेसमेंट इज अबव 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द कैरिना, यानी जो कैरिना होता है उससे 1 से 2 सेंटीमीटर अबव रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका जो प्लेसमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही प्लेसमेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैरिना क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे जो आपकी जो ट्रेकिया होती है, जो ट्रेकिया जहाँ पे लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होती है, उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। और ये कहाँ पे डिवाइड होती है फ्रेंड्स, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर। कौन से पे, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे जो ट्रेकिया होती है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होती है, उस वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। और इसका जो प्लेसमेंट करेक्ट प्लेसमेंट हुआ है कि ये नहीं हुआ है, तो उसका जो रूल आउट करना है वो कैसे करना है कि जो कैरिना से यदि 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव है, इसका मतलब क्या है, करेक्ट प्लेसमेंट है। ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ये फ्रेंड्स वो ये है कि असेस द प्लेसमेंट by the auscultating both side the chest while manually ventilating with a resuscitation or ambu bag. If breath sound and chest wall movement are absent in the left side, the tube may be in the right main stem bronchus। यानी फ्रेंड्स आपको जो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि यदि आप मैनुअली अम्बू बैग की सहायता से वेंटिलेट करते हैं तो उस कंडीशन में यदि आप चेस्ट के यहाँ पे ऑस्कल्ट करेंगे तो आपको यदि ब्रीथ साउंड और जो चेस्ट वॉल मूवमेंट है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपसेंट मिलते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो ट्यूब है वो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस के अंदर चली गई है। किसके अंदर चली गई है, राइट मेन ब्रोंकस। इसको ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो राइट जो ब्रोंकस है और जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है, उन दोनों में क्या है कि जो लेफ्ट वाला थोड़ा ऐसे रहता है और जो लेफ्ट वाला क्या होता है, इस टाइप से रहता है। तो जिस कंडीशन में जो सीधा होता है उसी के अंदर जो है क्या होता है फ्रेंड्स, जो ट्यूब जा सकती है। और आप देखते होंगे मेनली जो है कोई भी चीज़ जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती है वो नॉर्मली कहाँ पे अटक जाती है, कहाँ पे जाके लॉज हो जाती है, राइट ब्रोंकस के अंदर। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो क्या होता है, सीधा होता है, जबकि लेफ्ट वाला थोड़ा क्या होता है, तिरछा होता है, तो उसमें जाने की संभावनाएं कम होती है। इसलिए जो फ्रेंड्स यदि आपको जो है ब्रीथ साउंड जो लेफ्ट साइड के अंदर मूवमेंट के नहीं सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो ट्यूब है वो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस के अंदर चली गई है। नेक्स्ट हम जो बात करें फ्रेंड्स, परफॉर्म ऑस्कल्टेशन ओवर द स्टोमक टू रूल आउट द इसोफेजियल इंट्यूबेशन। यानी इसोफेजियल इंट्यूबेशन तो नहीं हो गया है, उसको रूल आउट करने के लिए आप स्टोमक के यहाँ पे क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं। यदि स्टोमक के यहाँ पे आपको जो ब्रीथ साउंड जो है लाउडर सुनाई देती है, जोर से सुनाई देती है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो है जो ट्यूब है कहाँ चली गई है, इसोफेगस के अंदर चली गई है। इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, साउंड विल बी हियर ओवर द स्टोमक दैट ओवर द चेस्ट एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन विल बी प्रेजेंट। उस कंडीशन में आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स यदि इसोफेजियल इंट्यूबेशन हो गया है, जब आप अम्बू बैग से उसको क्या करेंगे, वेंटिलेट करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, इसोफेगस की सहायता से वो स्टोमक की तरफ जो है जो एयर जाएगी और उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे जो स्टोमक है वहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मैंने एक इमेज ली है बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें तो जो नॉन रिब्रीदर मास्क होता है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो मोस्ट कॉमन यानी कितना जो है हाईएस्ट परसेंटेज के अंदर, यदि आपको हाईएस्ट कंसंट्रेशन के अंदर आपको ऑक्सीजन देनी है तो कौन सा मास्क यूज करेंगे।
फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 2000 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर एम्स कंबाइंड एम्स का, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है 2016 के अंदर जो जोधपुर एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन के अंदर आपको किसी पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है तो आप कौन सा मास्क यूज करेंगे। तो कौन सा यूज करेंगे फ्रेंड्स, नॉन रीब्रीदर मास्क यूज करेंगे। कौन सा करेंगे, नॉन रीब्रीदर मास्क आप यूज करेंगे। The low flow system and non-rebreather mask provide the highest concentration of oxygen and can deliver an FiO2 higher than 90%. Depending on the client ventilatory pattern, the non-rebreather mask has a one-way wall। यानी फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट जो मैं बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इस मास्क को आप अच्छे से देखिए। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो खासियत होती है कि जो नॉन रीब्रीदर मास्क होता है उसके अंदर एक ही वॉल्व होता है। क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वन वे वॉल। इसके अंदर क्या होता है, वन वे वॉल होता है। किसके अंदर, नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर। बिटवीन द मास्क एंड द रिजर्वायर, यानी जो मास्क होता है और जो रिजर्वायर, ये रिजर्वायर हो गया और ये इसका मास्क हो गया, इन दोनों के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही वन वे वॉल होता है। एंड टू फ्लैप ओवर द एक्सलेशन पोर्ट, और दो फ्लैप होते हैं एक्सलेशन पोर्ट के अंदर। तो आप ये देख रहे होंगे फ्लैप, इसके अंदर मैंने आपको जो गोला किया है वापस से कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये जो मैंने आपको गोला किया है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्लैप ओवर एक्सलेशन पोर्ट वन वे। दूसरी जो बात है फ्रेंड्स, द वॉल अलाउ द क्लाइंट टू ड्रॉ द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिजर्वायर वेग। ये जो वॉल होता है, जो वन वे जो वॉल होता है, वो क्या करता है फ्रेंड्स, ड्रॉ द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिजर्वायर बैग। एंड रिजर्वायर बैग से ऑक्सीजन की जो एंटायर क्वांटिटी है वो क्या करता है, ड्रॉ करने में अलाउ करता है। FiO2 डिलीवर्ड 60% to 100% FiO2 एट ए रेट ऑफ फ्लो दैट मेंटेन द बैग 2/3 फुल। जो क्या करता है फ्रेंड्स, बैग को 2/3 फुल करने के लिए मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, वॉल शुड ओपन ड्यूरिंग एक्सपीरेशन एंड क्लोज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जो इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वॉल होता है आपका किस समय जो है ओपन रहता है और किस समय क्लोज रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक्सपीरेशन करते हैं यानी आप श्वास को बाहर निकालते हैं उस कंडीशन में जो ये वॉल ओपन रहता है, लेकिन जब आप इन्हेलेशन करते हैं उस कंडीशन में जो वॉल होता है वो क्या रहता है, क्लोज रहता है। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इस नॉन रीब्रीदर मास्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने इसके अंदर आपको इंक्लूड कर दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, नॉन रीब्रीदर मास्क से क्वेश्चन एम्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से इमेज दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इमेज आएगी, कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, कुछ नहीं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, या फिर आइडेंटिफाई दिस इमेज। उस कंडीशन में आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो आपको पहचानना कैसे है फ्रेंड्स, आपको जो इन्फेंट इंक्यूबेटर का जो है आपको एक तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको ये जो है दोनों साइड आपको जो मिलेंगे, यानी इसकी सहायता से आप जो पेशेंट को फीडिंग वगैरह देनी होती है या फिर ये सब कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ और समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियोनेट, इसको क्या कहते हैं फिर, इन्फेंट इंक्यूबेटर या फिर नियोनेटल इंक्यूबेटर। जो क्या होता है फ्रेंड्स, एक रिजिड बॉक्स लाइक एनक्लोजर होता है, यानी आप देख रहे हैं पूरा जो रिजिड बॉक्स टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। इन विच एन इन्फेंट कैन बी केप्ट इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड केयर, यानी ऑब्जर्वेशन और केयर के लिए एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इसके अंदर होता है। द डिवाइस में भी इंक्लूड ए हीटर, यानी इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक तो हीटर होता है, एक फैन होता है और एक कंटेनर फॉर द वाटर टू ऐड ह्यूमिडिटी। ये वाटर ऑफ ह्यूमिडिटी इसके अंदर ऐड करने के लिए एक कंटेनर भी होता है। मैं अभी आपको वीडियो की सहायता से इसको समझाऊंगा पूरा, बिल्कुल आपको देखना है पूरा वीडियो। टू ऐड ह्यूमिडिटी एंड कंट्रोल वाल थ्रू विच ऑक्सीजन में भी एडेड, जिसकी सहायता से आप ऑक्सीजन भी ऐड कर देते हैं। एंड असेस पोर्ट्स फॉर नर्सिंग केयर। तो मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो को अच्छे से आप देखिए। The patented side access doors can be folded downward, consuming less space in the NICU. The caregiver can open the access door single-handedly with the push of a button, while she carries the neonate in the other.
The INC 200 enables access to the baby from all sides. The bed can be slid out and rotated 360 degrees for intubation, resuscitation, and family bonding without having to move the baby. Four switches activate the height adjustment mechanism and allow adjustment of the chamber for user comfort or for more comfortable access by family members sitting beside the infant. Trendelenburg and Fowler bed positions can be obtained using the touchscreen controls, which in turn ensure safe handling. The bed can also be auto-centered to 0 degree. The trendy 7-inch touch control panel provides instant access to monitor and control all vital parameters like temperature, humidity, SpO2 and weight on a single screen. It can be positioned in any angle based on the convenience of the caregiver. The parameters on the screen are clearly visible even from a distance. The smart alarm system provides both auditory and visual alarms. The iris and snap ports provide easy access to the infant for therapy, feeding, and cleaning. A sliding storage drawer beneath the bed can be used for storing items that are regularly needed in providing care. The microcontroller based humidification system is easy to refill, clean and monitor water levels. Optional weighing scales can be integrated beneath the mattress. The baby's weight data can be trended on the display. The incubator is easily accessible for comfortable cleaning and disinfection. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इमेज के बारे में। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपके बार कई बार यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं, इन्फेंट रेडिएंट वार्मर। क्या कहते हैं इसको? इन्फेंट रेडिएंट वार्मर कहते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी होती है, ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी होती है। तो कितनी होती है फ्रेंड्स? यदि सेंटीमीटर के अंदर पूछा जाए तो 45 सेंटीमीटर होती है, और यदि इंच के अंदर पूछा जाए तो 18 इंच होती है। कितनी होती है? 18 इंच या फिर 45 सेंटीमीटर होती है। माइंड केप्ट इन दी माइंड दिस क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन याद हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, इस इमेज को देखते ही आपको पहचानना है कि ये इन्फेंट रेडिएंट वार्मर है। पहचानने के लिए आपको ये वाला जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स, और आपको ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसको पहचानने का ये तरीका है। मैं आपको इसको और भी वीडियो दिखाने वाला हूँ ताकि आपको इसका अच्छे से आपको समझ में आ जाए। The radiant warmer is a body warming device to provide the heat to the body. The device helps to maintain the body temperature of the baby and limit the metabolism rate. The skin temperature is set as एट 36.5 डिग्री सेल्सियस। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्किन टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आप 36.5 डिग्री जो है सेल्सियस जो है स्किन टेम्परेचर को सिलेक्ट कर देते हैं। और एक जो प्रोब होता है, वो जो बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है या फिर जो नियोनेट होता है, उसके यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, आप उसको लगा देते हैं। मैं भी आपको वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूँ।
तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका जो वीडियो है इसमें जो इन्फेंट रेडिएंट वार्मर का। तो चलिए देखिए आप। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करते ही फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा फ्रेंड्स, अपने से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, उनके सिलेक्शन में हेल्प हो सकेगी। क्योंकि हम यहाँ पर आपको सिर्फ इमेज दिखाकर, जैसे कि इमेज दिखाकर इसका नाम ही नहीं बताते हैं, इस इमेज के अलावा आपके कौन कौन से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको जो है बिल्कुल आपका जो है नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट रहे और आप जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आएँ। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और यदि चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।